नमस्कार, मैं जयपाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बात करेंगे राहुल गांधी को लेकर। सूरत की कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई है। फिलहाल 30 दिन की उनकी सज़ा पर रोक लगा दी है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, ये कन्विक्शन हो चुका है, तो एक ट्रायल के बाद जो कन्विक्शन होता है उसमें बहुत दम होता है। ये कोई समरी प्रोसीडिंग्स नहीं है, उसमें उनको मौका दिया गया है, उनके वकील को जिरह करने का मौका दिया गया है। सारी चीज़ों को अदालत ने देखा है, समझा है। कंप्लेनेंट के जो बयान हैं उनको भी देखा है, समझा है। कंप्लेनेंट के बयान को लेकर राहुल गांधी की ओर से जो डिफेंस के काउंसिल है उनको क्रॉस एग्जामिन करके या उनको मौका दिया गया है कि आप जो कंप्लेंट है या जो भी बातें लगाई गई हैं उनको झूठा साबित कीजिए, तो वैसा वो कर नहीं पाए हैं। और इसको देखते हुए ही अदालत ने अब सज़ा इनको सुनाई है। तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, ओपन कोर्ट में होती हैं, ट्रांसपेरेंट ढंग से होती है, सामने सामने होती है। आपकी जो मर्जी है आप उसके सामने लाइए, फाइल कीजिए। वो सब ये राहुल गांधी कर चुके हैं पिछले 2-3 साल में। 19 से आज 23 में हम आ गए, तो इतने साल ये केस चला और कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखते हुए, वे करते हुए, नाप तौल करते हुए, सारी गवाहियों को देखते हुए, सारे एविडेंस को देखते हुए, सारे साक्ष्य को देखते हुए इनको सज़ा सुनाई है। तो ये सज़ा एक जुडिशियल ऑर्डर है, एक लीगल ऑर्डर है। इसमें मुझे कहीं कोई गलती नहीं दिखाई देती है। ये रूटीन बात है कि आपको सज़ा जब भी सुनाई जाती है 2 साल या उससे ऊपर की, तो 30 दिन की रोक लगा दी जाती है और फिर आपको मौका दिया जाता है कि 30 दिन के अंदर आप अपनी अपील डालें और इसको स्टे कराएं। और उसके लिए एक फॉर्मल एप्लीकेशन भी लगती है। तो ये जाहिर सी बात है कि अदालत ने ऐसा किया होगा। अगर ज़्यादा लंबी सज़ा होती, 3 साल की या उससे ज़्यादा, तो अदालत को ये भी पावर है कि आपको अरेस्ट कर सकती है, कस्टडी में लेकर जेल, सज़ा काटने के लिए जेल भेज सकती थी। ऐसा हुआ नहीं है। चूँकि ये 2 साल की सज़ा है तो इनको ये जो छूट दी गई है ये कॉमन सी बात है। ये सबको छूट मिलती है, हर केस में मिलती है। बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अगर दोबारा तिबारा इन्होंने ये ऑफेंस किया तो ये छूट उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ऑफेंडर हो जाते हैं, पहले से इनका इतिहास उस तरह से है, तो कोर्ट वो लीनियंसी देती नहीं है। कोर्ट में जब भी हमारे भी किसी क्लाइंट को सज़ा होती है तो हमको प्लीड करना पड़ता है कि ये पहला ऑफेंस है, हमने ऐसा कुछ किया नहीं है पहले, तो कोर्ट उसको देखते हुए देती है। चूँकि आपको सज़ा इस केस में हो चुकी है तो आपको ये प्लीड करना पड़ेगा। और आगे अगर किसी दूसरे तीसरे केस में सज़ा होगी तो बहुत ही भारी पड़ेगा। और राहुल गांधी को हो सकता है कि जो जितने कंफर्ट में वो रहते हैं उस कंफर्ट को छोड़कर उनको जेल जाना पड़े और जेल में रातें बितानी पड़े। तो इनको कॉशियस रहना चाहिए कि आगे से ऐसे ऑफेंस ना करें, ऐसा क्राइम ना करें। और चूँकि वो एक क्रिमिनल बन चुके हैं तो सज़ा याफ्ता क्रिमिनल है, अभियुक्त हैं, इसलिए उनको संभल कर ही रहना चाहिए। उनके एडवाइज़र्स को उनको एडवाइस देना चाहिए कि आप ऐसी बातें राहुल को उकसाकर ना बुलवाएं करें, नहीं तो कांग्रेस के साफ होते होते पता चले कांग्रेस तो साफ हो ही गई, राहुल गांधी भी सज़ा में लंबी सज़ा के लिए जेल चले गए। तो ऐसी चीज़ें गलत है और इनको राहुल गांधी को ये समझ कर ही करना चाहिए। सर, अभी उनको छूट मिल गई है, जमानत भी मिल गई है, मतलब 30 दिन की उन्हें छूट दे दी गई। और आगे की कानूनी पहलू क्या होंगे? देखिए, 397 में अपील लगती है, अपील लगी है। अपील में इंटरिम बेल दे दी जाती है। चूँकि कोर्ट का मानना, हर कोर्ट का मानना ये है कि जब तक आप पूर्ण रूप से हर अपील, हर जगह से आप दोष सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक आपको सज़ा नहीं भेजी जाएगी। इसकी प्रक्रिया ये है कि अभी ये फिर सेशन कोर्ट में अपील लगेगी, उसके बाद वो अपील अगर राहुल गांधी के अगेंस्ट डिसाइड होती है तो उसकी अपील वो हाई कोर्ट में लगा सकते हैं, उसकी अपील फिर वो सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। अगर इन तीनों प्लेटफॉर्म से, तीनों फोरम से उनको सज़ा बरकरार रख दी गई तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है, फिर वो जेल ही जाएंगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। सर, उनकी जो लोकसभा सदस्यता है उस पर भी तलवार लटक रही है। क्या लगता है आगे क्या सस्पेंड हो सकती है? सस्पेंड अभी होती नहीं है, उनको डिस्क्वालीफाई करने का प्रावधान है, सस्पेंड होने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। और जब तक अपील चल रही है, वो जो सज़ा है, कन्विक्शन जिसको हम बोलते हैं, कन्विक्शन अगर स्टे में है तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। इनको आगे इलेक्शन लड़ने से भी नहीं रोका जा सकता। ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, लड़ते रहेंगे। और अगर इनकी कन्विक्शन बरकरार हो जाती है, ऊपर की कोर्ट भी कन्विक्शन को बरकरार कर देती है, तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ये हमारे देश का कानून है और ये इनके ऊपर बराबरी से ही लागू होगा। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या नहीं?
अभी सुप्रीम कोर्ट अभी नहीं जा सकते, अभी उनको सेशन कोर्ट में जाना होगा, हाई कोर्ट में जाना होगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। खड़गे जी जनता को गुमराह कर रहे हैं और ये गलत बात बोल रहे हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट आ जाएं। अगर आप आते भी हैं तो चूंकि आप राहुल गांधी है इसलिए सुप्रीम कोर्ट आ जाए और सुप्रीम कोर्ट आपकी पिटीशन सुन ले, ऐसा होने वाला नहीं है। आपको वापस वहीं भेज दिया जाएगा कि जहां आपकी अपील बनती है वहीं लगाइए। आपको स्पेशल सिटीजन नहीं है। आर्टिकल 14 जो हमारे अनुच्छेद संविधान का 14 है, इसके हिसाब से कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। चाहे आप राहुल गांधी हैं, चाहे आप कहीं मुख्यमंत्री हैं, एमपी हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, कुछ भी हैं, तो आप सब बराबर हैं, कानून के सामने बराबर हैं। अगर आपके ऊपर दोष सिद्ध हो गया है तो कानून बराबर रूप से आपको ट्रीट करेगा। आपको स्पेशल स्टेटस नहीं ले सकते। ये हमारे देश का कानून है और आपको दिखाई देगा कि राहुल गांधी के केस में भी ये चीज़ जो माइट है लॉ की वो दिखाई दे रही है, वो इस्टेब्लिश हुई है और इसका हमको स्वागत भी करना चाहिए। आपने देखा होगा सर कि अभी राहुल गांधी लंदन में थे, उन्होंने देश के बारे में कुछ बोला था, ऐसा बयान दिए थे। तो भाजपा सरकार कहती है कि ये विदेश में जाके भारत की छवि वो ख़राब करते हैं, बदनाम करते हैं। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? वो कहते हैं कि माफ़ी नहीं मांगूंगा, जो कहा है मैंने सत्य कहा है, लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है, लोकतंत्र तानाशाही है। देखिए, ये क्रिमिनल ऑफेंस तो बनता मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि 2-3 कारण इसके हैं। एक तो है कि उन्होंने विदेश की धरती पर जाकर बोला है, तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्राइम की हमारे देश में होती नहीं है। और दूसरी बात है कि ये किसी भी कानून में, आईपीसी में या किसी और कानून में ये कोई ऑफेंस नहीं बनता। अगर कोई सेडिशन का ऑफेंस उनके ऊपर बनाना चाहे, यूएपीए में इसका प्रावधान है, तो सेडिशन का ऑफेंस बन सकता है कि ये साजिश कर कर ऐसा ये गए थे और इन्होंने ऐसा ऐसा बोला। पर वो बहुत ही अच्छे से उसको पूरे लिंक जोड़ कर ही बताना होगा। अदरवाइज सेडिशन के कानून को लेकर लॉ बहुत क्लियर है और इतनी जल्दी से सेडिशन का कोई केस किसी पे बनता नहीं है। तो राहुल गांधी को ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये बातें बोली गई हैं और उनको डिसिस्ट करना चाहिए। देश की छवि को ख़राब कर रहे हैं। चलो, क्राइम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश की इमेज को ख़राब कर रहे हैं, भारत की गरिमा को ख़राब कर रहे हैं, भारत के सिटीजन को हर्ट कर रहे हैं। तो इससे उनको बचना चाहिए और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो लगातार ऐसा करते हैं, हो सकता है कि ये इनके गले में फिर से पड़ जाए, क्योंकि वो बचकाने हरकतें करते हैं। उनको पता नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। उनके जो एडवाइज़र हैं, जो उनको उकसाने वाले लोग हैं, वो पढ़ा देते हैं, उनको सिखा देते हैं, तो वो कर गुजरते हैं। बहुत सारी आप सोशल मीडिया पर जाकर उनकी जो बहुत सारे भाषण हैं, बिना सिर पैर की बातें बोलते हैं, बहुत ऑफेंडिंग चीज़ें बोलते हैं। तो अब उनको डिसिस्ट करना चाहिए, नहीं तो उनके लिए बहुत मुश्किल की शुरुआत अब हो चुकी है। ये सज़ा एक मील का पत्थर हो जाएगा कि उनको सज़ा दोबारा हो जाएगी, तिबारा हो जाएगी। तो पता चला वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे, जेल कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं। तो ये सब उनको बचना चाहिए। वो राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति में स्वच्छ राजनीति करना चाहिए, उनको क्राइम नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ईडी और सीबीआई को लेकर जिस तरह से देश में जो चर्चाएं चल रही हैं कि ईडी और सीबीआई का सरकार दुरुपयोग कर रही है, इसके लिए क्या कहें? देखिए, ईडी और सीबीआई दोनों जो एजेंसीज है, ये बहुत पहले से हमारे देश में यूपीए के कालखंड में ही बनाई गई हैं। सीबीआई तो खैर अंग्रेज़ों के समय से बन रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही सीबीआई बनी थी। 1972 में इसको नाम सीबीआई दिया गया और तब से ये केसेस कर रही है। सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के जो करप्शन के केसेस हैं उसको डीप इन्वेस्टिगेशन करती है, एक एक्सपर्ट बॉडी के रूप में जानी जाती है और प्रोफेशनल काम करती है। अब जो ईडी का जो दायरा बढ़ गया है, वो इसलिए बढ़ गया है कि विपक्ष के जो लोग जिन्होंने घपले किए हुए थे, जिन्होंने ये सब दबा के दफन करके रखा हुआ था, वो सब सामने आने लगा है, पकड़ा जाने लगा है। इस मनी ट्रेल को ईडी की जो एजेंसी है, बहुत ही प्रोफेशनल ऑफिसर्स वहाँ पर होते हैं, रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं, पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं। वो बहुत प्रोफेशनल ढंग से इन चीज़ों को, इन मनी ट्रेल को पकड़ लेते हैं। तो ऐसा ये पकड़ा जाने लगा है। इसका एक मेन कारण जो एज ए लॉयर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र पैसे का होता है, या जो शेल कंपनीज़ आप बनाते हैं, जो फेक कंपनीज़ बनाते हैं, उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आ जाती है और उसको क्रॉस चेक किया जा सकता है। या विदेशों में जो आप पैसा भेज रहे हैं या विदेशों से पैसा मंगा रहे हैं, वहाँ की एजेंसी से भी कोऑर्डिनेट करके मिनटों में, घंटों में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है। तो ईडी दैट वे बहुत इफ़ेक्टिव प्रूव हो रही है। और जो भी घपला आप हवाला के ऑपरेशन करते थे, जो पैसा यहाँ से बाहर भेजते थे या बाहर का पैसा यहाँ मंगाते थे, वो सब अब ट्रैक होने लगे हैं, पकड़े जाने लगे हैं। इस लेकर लोगों को ईडी से तकलीफ़ हो रही है।
ऐसा कुछ नहीं है कि राजनीतिक लोगों को तकलीफ़ हो रही है, बिज़नेस ग्रुप्स को भी तकलीफ़ हो रही है, या जो हवाला कारोबारी थे उनको भी तकलीफ़ हो रही है। तो इन चीज़ों का व्यापक असर पड़ेगा। हमारे देश में जो रिकॉर्डेड मनी का ट्रांसफ़र है वो ज़्यादा बढ़ गया है, बढ़ेगा, और आगे भी राजनीति में जो लोग शेल कंपनी चलाकर हज़ारों करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपये का घपला करते थे, वो सब अब मुझे लगता है कि बंद हो जाएगा।